स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, कुछ दिनों से हम लोग ट्रीटीज, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने हाल ही में, आपको याद होगा, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन की थी। और आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर एक अपडेट लेंगे। हाल ही में स्टॉकहोम कन्वेंशन की POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की एक रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई, जहां पे इन्होंने 5 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर कॉल लेने के लिए एक मीटिंग की थी, और उसका अभी रिजल्ट आ चुका है, जिसमें से 5 में से 2 POPs को अभी एलिमिनेशन के लिए रेकमेंड किया गया। यानी कि अभी स्टॉकहोम कन्वेंशन की जो लिस्ट होगी उसमें 2 और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ऐड हो चुके हैं। अभी तक इसके अंदर 31 केमिकल्स ऐड किए गए थे फॉर एलिमिनेशन। अभी 2 और ऐड हो जाएंगे। वो 2 और कौन सी है हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक स्पेसिफिक केमिकल के बारे में बात करने वाले हैं, क्लोरपाइरिफॉस, क्योंकि क्लोरपाइरिफॉस इन 5 POPs में से एक लिस्टेड था और इंडिया ने क्लोरपाइरिफॉस को ऐड करने से विरोध किया हुआ था। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे क्लोरपाइरिफॉस के बारे में भी, इंडिया की क्या आपत्ति थी फॉर डिक्लेयरिंग क्लोरपाइरिफॉस एज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। सो बेसिकली विल टेक एन अपडेट ओवर द रिव्यू मीटिंग ऑफ द स्टॉकहोम कन्वेंशन। दैट वुड बी आवर एजेंडा। तो हम लोग इस डिस्कशन में क्या क्या समझेंगे, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में समझेंगे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे, कौन से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है जो अभी एनेक्स ए में जा चुके हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इस डिस्कशन के एंड में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया और क्लोरपाइरिफॉस का क्या नाता है। ये सारी चीजें समझने वाले हैं। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कुछ ही दिन बचे हुए आपके पास। बैच 6 हमारा क्लोज आउट हो रहा है 6 अक्टूबर को। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेट। अगर आपने एनरोल किया है हमारे पहले बैचेस में, इट इज वेरी गुड। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, देन आई वुड से यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम एंड द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। ये पूरा कोर्स, ये पूरा प्रोग्राम आपको मिल जाएगा फॉर 18,999। लेकिन एक काम आपको करना है, वेन एवर यू चेकआउट, हमारी वेबसाइट हो या फिर हमारा ऐप हो, वहां पे जब भी आप चेकआउट करो तो इस पर्टिकुलर कूपन कोड को इस्तेमाल करना है, राहुल लाइव, कैपिटल RAHUL LIVE, तो आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि सर इस प्राइस में मुझे क्या क्या मिलेगा। देखिए, इस प्राइस में आपको 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन केवल सिलेबस कंप्लीट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो आपको पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, जो नॉलेज आपने ली है, जो डेटाबेस आपने बिल्ड किया है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली प्रीलिम्स क्लियर करनी है, मेंस क्लियर करनी है। तो हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद MCQ प्रैक्टिस होगी, हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए 1-to-1 मेंटरशिप, एक मेंटर आपके साथ रहेंगे कंटिन्यूसली आपकी डाउट्स क्लियर करने के लिए। ग्रुप मेंटरशिप में आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनके साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में रहोगे, विच विल मोटिवेट, विच विल हेल्प यू इवॉल्व योर पर्सनैलिटी। और इन सब के साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 50 टेस्ट आपको मिलेंगे, वो इसी प्राइस में इंक्लूडेड है। यानी कि प्रीलिम्स देने से पहले आप 50 बार मॉक टेस्ट दे पाओगे हियर इटसेल्फ। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। सो डू नॉट मिस आउट। ध्यान रखना है, दी एडमिशन इज क्लोजिंग ऑन 6 अक्टूबर, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, जल्द से जल्द यहां पे एनरोल करना है। राइट, चलिए चलते हैं और डिस्कशन करते हैं हम लोग इस चीज के बारे में, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। आप यहां पे देख सकते हो खबर, द 18th मीटिंग ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशंस रिव्यू कमेटी, उसकी मीटिंग अभी कंक्लूड हुई, रोम में चल रही थी, रोम इटली में। कहां पे? रोम इटली में। आपको पता है कि हेडक्वार्टर्स है किसका? FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स है। वहां पे इसकी मीटिंग चल रही थी 26 से 30 सितंबर तक, जिसमें इनका एक एजेंडा था, जहां पे 5 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को ये असेस करने वाले थे, जिसमें से 2 को इन्होंने रेकमेंड किया है कि वो बैन कर देंगे। राइट, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना यहाँ पे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन की मीटिंग चल रही थी। तो आज सबसे पहले बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। स्टॉकहोम कन्वेंशन है क्या? सबसे पहले स्टॉकहोम कहां पे आता है? स्टॉकहोम कम्स इन स्वीडन। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम इज इन स्वीडन। इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज के लिए है? इट इज फॉर स्टॉपिंग और इट इज फॉर एलिमिनेटिंग द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ठीक है। इसके अलावा स्टॉकहोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ऑल्सो। स्टॉकहोम में जो 1972 में सबसे पहला कॉन्फ्रेंस होता है, इट हैपेंड इन स्टॉकहोम इटसेल्फ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वेरी वेल नोन टू, वेरी प्रोमिनेंट सिटी। ठीक है। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन है क्या? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रोकने के लिए ये कन्वेंशन है।
परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते क्या है? 2001 में ये पर्टिकुलर कन्वेंशन फाइनलाइज हुआ था. इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर्स. इवेंचुअली 2004 में जब रिक्विजिट रैटिफिकेशन खत्म हो गई तो ये फोर्स में आ गया. अभी फिलहाल यहाँ पे 180 से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है. इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को वो लोग एक्सीड कर चुके हैं. अब किस चीज को रोकने के लिए? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. ये पीओपी होता क्या है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स? देखिए, ये जो लोगो दिया हुआ है डेंजर टॉक्सिक पोल्यूशन, इसी से आपको समझना है कि पीओपी है क्या. 3 शब्द है यहां पे, परसिस्टेंट, ऑर्गेनिक एंड पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट तो आपको पता है जो प्रदूषण करते हैं, प्रदूषण जो सोर्सेस हैं बेसिकली प्रदूषण के, पोल्यूटेंट्स, राइट. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. परसिस्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, नॉर्मली अगर केमिकल है, केमिकल अगर हम लोगों ने एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में छोड़ भी दिया, अगर वो डिग्रेड हो रहा है इनटू बेसिक कंपोनेंट्स जल्दी, समझ लीजिए 1 महीने में 2 महीने, इट इज वेरी फाइन. लेकिन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वो एनवायरनमेंट में बहुत देर तक रहते हैं. परसिस्टेंट का मतलब ही क्या है? परसिस्टेंट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? परसिस्टेंट, अटल, जो ब्रेक नहीं होता, राइट, परसिस्टेंट. तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का मतलब है विच परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. अब अगर लॉन्ग पीरियड रहना है मतलब पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, लेस सॉल्युबल इन वाटर होगा, यानी कि फैट सॉल्युबल होगा. सो अगर एनवायरनमेंट में है, अगर समझ लीजिए गलती से हमारे बॉडी में चला गया, हमारे बॉडी में भी फैट में स्टोर हो जाएगा, राइट. यू नीड टू रिमेंबर दैट. सो लेस सॉल्युबल इन वाटर. इसके अलावा क्योंकि वो एनवायरनमेंट में इतनी देर रह सकते हैं, इसका मतलब है उनका लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा होगा. यानी कि अगर एक जगह पे वो रिलीज हुए हैं तो वो मूव हो सकते हैं, जैसे थ्रू वाटर, थ्रू एयर और थ्रू एनी अदर मीडियम, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं. इसके अलावा बायो एक्यूमुलेट हो सकते हैं. मैंने आपको बताया कि अगर फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल कम है, फैट सॉल्युबल हो रहे हैं, तो हमारे बॉडी टिश्यूज में आ सकते हैं. तो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन में एक स्पीशीज में वो पर्टिकुलर पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ना. अब आप एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे बताइएगा कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के बीच अंतर क्या है. थोड़ा सा एनवायरमेंट इकोलॉजी की भी तैयारी करते हैं. बायो मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन? क्योंकि सिंपल सवाल बना सकता हूं मैं, एक एमसीक्यू बना देंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है बायो एक्यूमुलेशन का डेफिनेशन, दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन, और दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया. आपके ऑप्शन बन जाएंगे 1 and 2, नेदर 1 और 2, राइट. अगर एक्सचेंज कर दिए तो नेदर 1 और 2 आंसर हो जाएगा. तो कुछ इस तरह के सवाल जरूर बन सकते हैं. तो इन दोनों के बीच में मुझे अंतर बताइए. इसके अलावा क्योंकि ये पोल्यूटेंट है, इसका मतलब है अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो हमें हानि करेगा, बॉडी में कुछ टॉक्सिसिटी कर सकता है, कार्सिनोजेनिक हो सकता है, यानी कि कैंसर वगैरह हो सकता है. इसके एडवर्स हेल्थ और एनवायरनमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, नर्वस डैमेज हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम कर सकता है, अलग अलग डिसीजेस हो सकते हैं, इससे ये प्रॉब्लम होती है. दैट इज वाई कन्वेंशन में फाइनल किया गया कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हम लोग रोकेंगे, स्पेशली जिनके प्रति ऑलरेडी ये एस्टैब्लिश हो चुका है कि वो खतरनाक है, वो टॉक्सिक है, वो कार्सिनोजेनिक है, तो उन्हें हम लोग रोक देंगे. तो इस कन्वेंशन का उद्देश्य क्या था कि पीओपीज को टारगेट करना है, पीओपीज को अल्टरनेटिव ढूंढना है, क्योंकि केमिकल से अगर हम लोग समझ लीजिए एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन आज होने वाला है क्लोरपाइरिफॉस के बारे में. क्लोरपाइरिफॉस को हम लोग एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं. इनफैक्ट मुझे याद है कि हम लोग भी गांव में क्लोरपाइरिफॉस अप्लाई कर चुके, राइट. बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आते हैं, तो वो क्लोरपाइरिफॉस को हम लोग एक कीटनाशक करके, इंसेक्टिसाइड करके इस्तेमाल करते हैं. तो अगर उसको हटाना है, इसको अल्टरनेटिव ढूंढना है. इसके अलावा जो पुराना स्टॉक पाइल है उसको खत्म करना है. साथ ही साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लाना है कि अगर एक जगह बैन हो चुका है सभी जगह बैन करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है वहां पे ये केमिकल्स बैन हो जाएंगे. तो 2001 में इस तरह की कन्वेंशन आई. तो इस कन्वेंशन में ये फाइनलाइज किया गया कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की हम लोग लिस्ट बनाएंगे और पीओपीज को हम लोग धीरे धीरे खत्म करेंगे. इंडिया ने इस कन्वेंशन को एक्सीड किया 2006 में. वी रैटिफाइड दिस इन 2006. अब जब शुरुआत में 2004 में ये एनफोर्स में आया, तो इन्होंने पहले शुरुआती दौर में 12 जिसको डर्टी डजन भी कहा जाता है, 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को लिस्ट किया. फर्स्ट 12 थे, अभी तो मैंने आपको बताया 31 के आसपास है. याद रखने की जरूरत नहीं, बट कभी कभार जैसे सिंपल एमसीक्यू बन सकता है कि डर्टी डजन ये टर्म किससे जुड़ा हुआ है. डर्टी डजन शुरुआती 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, जैसे कि पेस्टिसाइड्स थे 8, एल्ड्रीन, क्लोरडेन, डीडीटी एटसेट्रा. इंडस्ट्रियल केमिकल्स थे 2, पीसीबीज और हेक्साक्लोरबेंजीन, और 2 अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट्स भी थे जिनके नाम यहां पे दिया गया. टोटली 12 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिन्हें बैन कर दिया गया था, ठीक है, जिनकी रेगुलेशन होगी, जिनका यूज रोका जाएगा. इस तरह का डिसीजन हुआ था इस पर्टिकुलर कन्वेंशन. इज इट क्लियर, राइट? तो
डर्टी डजन से अब हम लोग ऑलमोस्ट 30-31 केमिकल्स तक पहुंच चुके हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन फर्स्ट अबाउट द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एंड अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब हम लोग न्यूज पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 26 से 30 सितंबर तक POPRC परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिव्यू कमेटी की मीटिंग चल रही थी। 18th मीटिंग थी इस बार उनके एजेंडा पे था कि 5 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को असेस करेंगे। पहला था डीक्लोरेन प्लस। अब ये डीक्लोरेन प्लस जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्लेम रिटार्डेंट। फ्लेम रिटार्डेंट मतलब जो बेसिकली आग ना पकड़े। आपने बहुत सारे एड्स में देखा होगा, हैवेल्स वगैरह वगैरह के वायर्स के एड्स में देखा होगा आपने, वायर्स दैट डोंट कैच फायर, राइट। इसका मतलब है जो वायर के ऊपर एक प्लास्टिक लगा हुआ है, आप जानते हो कि अंदर कॉपर रहेगा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की परत बनी रहेगी, दैट इज बेसिकली और इलेक्ट्रिकल वायर हर जगह पे आपको दिखता है। आई कैन सी हियर ऑल्सो। तो उसके ऊपर जो परत बनी रहती है उसको फायर से रोकना है, तो फ्लेम रिटार्डेंट के तौर पे यूज किया था डीक्लोरेन प्लस, या फिर दूसरे केमिकल्स भी इस्तेमाल किए। इसके अलावा एक और है UV 328। अब UV मतलब अल्ट्रा वायलेट 328, ये केमिकल का नाम है। इसको भी प्लास्टिक्स में इस्तेमाल किया था। आपने देखा होगा कई बार कि जब प्लास्टिक होते हैं उसको अगर हम लोग धूप में रख देते हैं, तो धूप में रख दो तो या तो उसका कलर बदल जाएगा, कलर फेड हो जाएगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कंटिन्यूसली अगर धूप को हम लोग एक्सपोज कर दें तो स्टेबलाइजेशन के लिए, प्लास्टिक की स्टेबलाइजेशन के लिए UV केमिकल्स इस्तेमाल किए थे। UV 328 भी एक केमिकल है जो हम लोग अगेन प्लास्टिक में इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टेबलाइजेशन। इसके अलावा क्लोरपाइरिफॉस इंसेक्टिसाइड है, और दूसरे 2 इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं क्लोरिनेटेड पैराफिन्स, मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन्स, और एक और है आपका परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और उसके सॉल्ट रिलेटेड कंपाउंड्स, इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स है। इनके ऊपर रिव्यू मीटिंग चल रही थी कि क्या इन्हें परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स करके घोषित कर दे, ठीक है। ये इसके लिए मीटिंग हुई थी और मीटिंग कंक्लूड भी हुई हाल ही में। और इस मीटिंग में क्या बताया गया? इस मीटिंग में बताया गया कि जो पहला केमिकल था डीक्लोरेन प्लस, इसको बोला कि एलिमिनेट करना है, हटा देना है। क्यों? क्योंकि हाईली टॉक्सिक है, हाईली कार्सिनोजेनिक है। इसके अलावा UV 328 पार्डन 230 लिखा, 328 है, उसको भी इन्होंने कहा कि ये बैन करना है। दिस शुड बी 3, दिस शुड बी 2, राइट। इसको भी एलिमिनेट करना है। ये फाइनल हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया डीक्लोरेन एक फायर रिटार्डेंट करके इस्तेमाल किया जाता है, और UV 238 एक स्टेबलाइजर करके इस्तेमाल किया जाता है लाइट से प्लास्टिक को बचाने के लिए। अब इसको Annex A में डाला गया है। इसके अलावा 2 और जो कंपाउंड्स थे, राइट, मीडियम चेन क्लोरेटेड पैराफिन्स, साथ ही साथ परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको इन्होंने कहा है विल कंसिडर इन द नेक्स्ट मीटिंग। लेकिन एक केमिकल था क्लोरपाइरिफॉस, राइट। क्लोरपाइरिफॉस को यहां पे इन्होंने कहा है दे हैव डिफर्ड इट। अब डिफर्ड क्यों? मैंने आपको बताया कि इंडिया वाज एक्चुअली अगेंस्ट दिस, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं कि Annex A क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी जस्ट टेक यू डायरेक्टली टू द कन्वेंशन, ठीक है। इस कन्वेंशन पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है इस कन्वेंशन की वेबसाइट। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बेसल कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, तीनों कन्वेंशन का सेक्रेटेरिएट एक ही जगह पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इन तीनों की जो COP होती है, फिर मीटिंग्स होती है, वन आफ्टर द अदर होती है। मैंने आपको कुछ दिनों पहले डिस्कशन में बताया था कि रॉटरडैम कन्वेंशन की मीटिंग हुई थी, जहां पे उन्होंने भी 2 केमिकल्स को ऐड किया है इन द लिस्ट, राइट, जिसमें टर्बोफॉस, मैंने बताया इंडिया के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है तीनों कन्वेंशंस की जो COP होती है वन आफ्टर द अदर। और आप देख सकते हो स्टॉकहोम कन्वेंशन में, अगर आप देखिए, दिस इज द अपडेट, थोड़ा सा मैं ऊपर चलाता हूं, यू कैन सी दिस, POPCRC कंक्लूड्स एंड व्हेन इट कंक्लूड्स 2 केमिकल्स हैव बीन एडेड टू Annex A। साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और अपडेट है कि इटली हैज बिकम द 186th पार्टी टू द स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक सिंपल सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में स्टॉकहोम कन्वेंशन को किसने ज्वाइन किया है, इटली ने ज्वाइन किया एज 186th मेंबर। और मैं आपको बता रहा था इन केमिकल्स के बारे में। लेट अस गो टू द केमिकल्स इटसेल्फ डायरेक्टली। ऑल POP पे जब क्लिक करोगे तो सारे के सारे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स की यहाँ पे लिस्ट की गई है। Annex A का मतलब क्या है? Annex A मतलब इसको हटा देना है, एलिमिनेट करना है। और अभी डीक्लोरेन प्लस और UV 328 दोनों इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। काफी लंबी लिस्ट है, नो नीड टू रिमेंबर, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि Annex A में लंबी लिस्ट में अब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे
दो और केमिकल्स डिक्लोरिन प्लस एंड UV328। इसके अलावा NXB है जहां पे हमें रेस्ट्रिक्ट करना है और NXC है जहां पे अनइंटेंशनल प्रोडक्शन को रोकना है। इसके अलावा दूसरे भी और एनेक्सेस हैं, इन एनेक्सेस में हटाने की या फिर कम यूज करने की बात करते हैं। दूसरे एनेक्सेस है जहां पे दे टॉक अबाउट सेटिंग, दे टॉक अबाउट बेसिकली रिव्यू, जैसे कि अभी क्लोरपाइरिफॉस है तो वो रिव्यू में है, इट इज इन डिफरेंट एनेक्स। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, मैंने आपको बताया कि ये जो क्लोरपाइरिफॉस था, इसमें इंडिया को आपत्ति थी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया वाज अगेंस्ट दिस, इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इस पर्टिकुलर केमिकल की बात करेंगे क्लोरपाइरिफॉस की, मैंने आपको बताया कि मैंने भी मतलब अभी तो फिलहाल पिछले 5-6 सालों से मैं ज़्यादा अपने गांव जाता नहीं, जब भी जाता हूं तो कुछ ना कुछ काम चलता रहता तो जाते हैं हम लोग, लेकिन पहले जब जाया करें तब भी ये यूज़ किया करते। क्लोरपाइरिफॉस को हम लोग एक इंसेक्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि मेरे जो किसान भाई हैं दे विल टेल यू कि दे हैव यूज्ड क्लोरपाइरिफॉस एट सम पॉइंट और द अदर पॉइंट। अलग अलग ब्रांड्स में आते हैं, राइट। क्लोरपाइरिफॉस आप लोगे, उसकी कंपोजिशन होती है बेसिकली, हम लोग जैसे क्लोरपाइरिफॉस 20 EC मिलता है आपको, 40 EC मिलता है। EC मतलब उसके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है करके, 20 EC, 40 EC, 50 EC, कभी कभार आपको 80-90 EC तक भी मिल जाता है। तो कम मात्रा में इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे पानी लेते हैं, 15 लीटर पानी में 50 ml मिला दो और आप उसको अप्लाई करो। हम लोग नॉर्मली इसको तुअर दाल पे या फिर हमारा जो हरभरा मतलब चना राइट, चना, नॉट द काबुली चना, नॉट द छोले वाला चना, एक और जो चना होता है ना, जो ब्लैक वाला चना होता है, उसके ऊपर भी हम लोग अप्लाई करते हैं एज इंसेक्टिसाइड। लेकिन बहुत सारे देशों में क्लोरपाइरिफॉस बैन हो चुका है। जैसे कि आप यूएस की बात कर सकते हैं, यूएस में दिस ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड हैज बीन बैन्ड, दूसरे डेवलप कंट्रीज में भी इसको बैन किया गया है। लेकिन इंडिया में इसको अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया में यूज किया जाता है। इंडिया में इसको अप्रूव किया गया है फॉर यूज इन 18 क्रॉप्स, नॉट फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दो। लेकिन हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं जहां पे ये बताया गया कि क्लोरपाइरिफॉस में को इंडिया में 23 क्रॉप्स के लिए अप्लाई किया जाता है, इंक्लूडिंग सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स में यूज नहीं करना, ये सारी चीजें हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। बट नॉनदलेस इंडिया में क्लोरपाइरिफॉस या फिर इंडिया ने क्लोरपाइरिफॉस के खिलाफ यहाँ पे स्टैंड क्यों लिया कि इसको बैन नहीं करना या फिर इसको इंक्लूड नहीं करना है? क्यों? देखिए, इंडिया की जो एसोसिएशन है, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, PMFAI, इन्होंने पहले ही एक एप्लीकेशन या फिर एक अर्जी की तरह दे दी थी जहां पे क्लोरपाइरिफॉस को वो नहीं चाहते थे कि वो स्टॉकहोम कन्वेंशन में आए ही, लेकिन फिर भी ये लिस्ट हुआ, यानी कि रिव्यू में जरूर लिस्ट हुआ, विच वॉज अ सेटबैक फॉर इंडिया। बट नॉनदलेस अभी जो रिव्यू मीटिंग हुई, 18वीं रिव्यू मीटिंग हुई, वहां पे उन्होंने इसको डिफर कर दिया, यानी कि अभी पता नहीं कि कब इसको लेंगे, यानी कि इसकी कब असेसमेंट करेंगे। इट हैज बीन डिफर्ड एज ऑफ नाउ। क्यों? देखिए, इंडिया में क्लोरपाइरिफॉस बहुत मात्रा में प्रोड्यूस होता है, हम लोग बहुत मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड ओवर, 2 मेजर प्लेयर्स हैं हु प्रोड्यूस क्लोरपाइरिफॉस एज इंसेक्टिसाइड। इनफैक्ट इंडिया में ये लीगल भी है। इंडिया इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में क्लोरपाइरिफॉस इज इंक्लूडेड। इसके ऊपर जब स्टडीज हुई कि क्या ये हानि करता है, तो एक कमेटी सेटअप की गई थी, अनुपम वर्मा कमेटी, 2015 में, मुझे याद है 2015 में अनुपम वर्मा कमेटी ने इसकी अनुमति दी थी कि क्लोरपाइरिफॉस के प्रति उतना डेटा अवेलेबल नहीं है, इसको हम लोग इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया का आर्गुमेंट भी यही था कि क्लोरपाइरिफॉस के प्रति अप्रोप्रिएट डेटा अभी भी नहीं है कि जिससे कि हम लोग इसको बैन कर सकते हैं। ये इंडिया का स्टेटमेंट भी था, एक्सपर्ट्स ने भी यही बताया। अब क्यों? क्योंकि यहां पे एक, मैं कहूंगा, इकोनॉमिक एंगल भी इंक्लूडेड है। देखिए, ग्लोबली ऑन एन एवरेज एनुअली 50,000 टन के आसपास क्लोरपाइरिफॉस इस्तेमाल होता है, जिसमें से 2 मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, एक है इंडिया, दूसरा है चाइना, और 2 मेजर कंज्यूमर्स भी है, चाइना भी यूज करता है, इंडिया भी यूज करता है। अब ऑलमोस्ट 48% इंडिया से ही आता है, इसमें से ऑलमोस्ट मैं कहूंगा हाफ ऑफ इट, 24,000 टन इंडिया से ही प्रोड्यूस करता है, जिसमें से उसमें से भी आधा, मैं कहूंगा 11,000 टन हम लोग इस्तेमाल करते हैं और 12,000 टन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ईयरली क्लोरपाइरिफॉस का मार्केट इंडिया में ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं $270 मिलियन के आसपास है। तो अगर ये एक परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट घोषित हो जाएगा, इसको अगर एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए इंडिया ने क्लोरपाइरिफॉस के खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है। देखते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, बट अगेन इसके ऊपर स्टडी की जरूरत है। अब इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि क्लोरपाइरिफॉस के ऊपर अभी तक
अप्रोप्रिएट डेटा नहीं है कि कितना टॉक्सिक है, क्या कार्सिनोजन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि दूसरे जैसे डीक्लोरिन प्लस के ऊपर क्लियर कट डेटा इज अवेलेबल दैट इट इज टॉक्सिक, इट इज कार्सिनोजन। तो क्लोरपाइरिफॉस के ऊपर एक स्टडी की जरूरत है। एज ऑफ नाउ इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, इस्तेमाल भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग भी इसको यूज़ कर चुके हैं अपने गाँव में एटसेट्रा, राइट। तो इसके ऊपर स्टडी होने की ज़रूरत है, और अगर इसके प्रति डेटा आया एडवर्स तो इंडिया को तैयार रहना चाहिए, स्पेशली विथ ऑल्टरनेटिव्स। क्यों? क्योंकि इससे किसान भाइयों के ऊपर एक इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये इस्तेमाल नहीं करना है तो सबसे पहले किसान भाइयों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक अवेयरनेस क्रिएट करने की पड़ेगी कि ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसके बदले में एक ऑल्टरनेटिव है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट इन फ्यूचर। लेकिन अभी फिलहाल तो ज्यादा आपत्ति की जरूरत नहीं है, बट लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होगा। दिस डिसीजन हैज बीन डेफर्ड, इसके ऊपर हमारी नजर रहेगी, आने वाली पीओपीआरसी के ऊपर भी नजर रहेगी, क्या वहां पे क्लोरपाइरिफॉस के बारे में कोई स्टेटमेंट आएगा, बट विल कीप यू अपडेटेड अबाउट दिस। आई होप इससे आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरह इंडिया का औहदा बढ़ रहा है। इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, और इमर्जिंग इकोनॉमी आप देख सकते हो यहाँ पे द डिसीजन हैज बीन डिफर्ड, क्योंकि दो पावर्स इंडिया और चाइना मेजर प्रोड्यूसर्स, मेजर कंज्यूमर्स ऑफ क्लोरपाइरिफॉस डिफर हो चुके हैं। लेट्स वेट एंड वॉच कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अगर इसके प्रति कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट फॉर श्योर ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। आपको ध्यान रखना है स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में। स्टॉकहोम कन्वेंशन, रॉटरडैम कन्वेंशन और आपका बेजल कन्वेंशन, तीनों ही कनेक्टेड है। बेजल कन्वेंशन, बेजल आता है स्विट्जरलैंड में, बेजल कन्वेंशन इज कनेक्टेड टू हजार्डस वेस्ट, रॉटरडैम कन्वेंशन इज कनेक्टेड टू केमिकल्स एंड अदर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और स्टॉकहोम कन्वेंशन, तीनों की मीटिंग वन आफ्टर दी अदर होती है। तीनों का सेक्रेटेरिएट भी सेम हो चुका है 2012 से, इट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये सारी चीजें आपको भूलनी नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अभी आपको ध्यान रखना है, दो और केमिकल ऐड हो चुके हैं, डीक्लोरिन प्लस UV328, राइट। कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। दैट इज इट इन दिस डिस्कशन। और आप जानते हैं कि अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @Rahul Sai 222, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।